अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास व क़ाल तआला अफ़लम यसीरू फ़िल अर्द फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व क़ाल तआला व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सना बड़ाई किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। दुरूद व सलाम तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की इस कॉन्फ्रेंस के इस इख्तितामी इजलास में डायस पर मौजूद डॉक्टर फैज़ान इस्लाही साहब, डॉक्टर मोहिद्दीन गाज़ी साहब, जनाब सलीमुल्लाह ख़ान साहब, जनाब आसिफ़ इकबाल साहब, डॉक्टर शादाब मूसा साहब और प्रोफेसर फजलुर रहमान साहब जी, और सबसे ज़्यादा अहम मेरे ख़्याल में यहाँ जो बैठे हुए रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने पेपर्स पढ़े, और उनसे भी ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को जो सुबह से यहाँ हम सब की बातों को सुन रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होते होते जितने लोग रह जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो नज़ारा है वो बहुत हौसला अफ़ज़ा है। मैं इस मौके पर आज की इस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी जामिया हमदर्द और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च दिल्ली, इनको ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि बहुत ही अहम मौजू पर आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद की गई है। ये कॉन्फ्रेंस मेरे ख़्याल में आज के हालात में, इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट, इज़ वेरी मच नीडेड एंड वेरी मच रेलेवेंट ऑल्सो। आज के हालात में ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस का होना एक बहुत अहम ज़रूरत भी है, और साथ ही इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ादियत भी है, मानवियत भी है। और वजह उसकी आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे मुल्क में तारीख़ को, जिस तरह से तारीख़ में खुर्द बुर्द करने की कोशिशें हो रही हैं, तारीख़ बनाने के बजाय तारीख़ को छुपाने और बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, और ख़ास तौर से उस पीरियड की बात जिस पर आज की ये कॉन्फ्रेंस है, अहद वस्ता, मिडाइवल पीरियड, चूँकि उसका ताल्लुक़ एक ख़ास फ़ेथ और मज़हब के मानने वाले लोगों से है, इसलिए उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है। इसलिए महसूस किया गया कि इस वक्त हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को मुतवज्जे करें कि वो
अपनी तहकीक और रिसर्च से उन पर्दों को और उस गर्द को हटाने की कोशिश करें जो जानबूझकर दानिस्ता तौर पर डाली जा रही, और एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा जो बायस्ड है, जिसमें हसद और नफ़रत का पहलू भी शामिल है, और फिर उससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश है, और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है समाज में, उसके जो नताइज और ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, वो इस पूरे मुल्क को पीछे ले जा रही हैं। इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत अहम और ज़रूरी है कि सच्चाई को सामने लाने की कोशिशें आप जैसे यंग स्कॉलर्स के ज़रिए से हो, उन पहलुओं को सामने लाया जाए जो छुपाए जा रहे हैं, उन सच्चाइयों को बताया जाए जिनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और एक सही और सच्ची तस्वीर। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, सुबह के सेशन में भी आई है, कि उनको बायस नहीं होना है। जो चीज़ें जैसी हैं उनको उसी तरह से पेश करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसमें बायस नहीं आना चाहिए, न मुबालगा होना चाहिए। तो ये बात बहुत अहम है। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि रिसर्च के और तहकीक के जो उसूल हैं वो उसूल सब जगह एक जैसे हैं। लिहाजा उन उसूलों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बताया गया 50 से ज़्यादा पेपर्स यहाँ प्रेजेंट किए गए। मैंने बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट्स भी पढ़े और तकरीबन 20 लोगों की प्रेजेंटेशंस मैंने खुद सुने। जो 13 थीम्स डिसाइड की गई थी वो बहुत ही सोच समझकर और बेहतरीन अंदाज में उसको कवर करने की कोशिश की गई, और उन थीम्स पर जिस तरह के पेपर्स आए हैं, मैं एक बार फिर हमारे स्कॉलर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो इस मैदान में और तेज़ी के साथ आगे बढ़े। उनके लिए एक दो मेरे तजर्बे की रोशनी में एक दो बातें अर्ज़ करते हुए मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ। एक तो ये कि रिसर्च में जैसा कि बताया गया कि प्राइमरी सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो मैंने अर्ज़ की उसमें बिल्कुल अनबायस होकर आपको तहकीक करने की ज़रूरत है। और तीसरा ये कि एकेडमिक ऑनेस्टी ये बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक ऑनेस्टी के बग़ैर हम अपनी रिसर्च में वज़न पैदा नहीं कर सकते। पेपर छप सकता है, उसके कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको ख़ुद को इत्मीनान नहीं होगा जब तक कि एकेडमिक ऑनेस्टी उसमें नहीं होगी। और एकेडमिक ऑनेस्टी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आइडियाज़ और जो बातें आप पेश कर रहे हैं उन पर बेरहम होकर आप खुद क्रिटिसिज्म करें। ऐसे बेरहमाना आप सवालात करें और उसके जवाब आप तलाश करें। जितने बेरहम आप होंगे अपने ऊपर, अपने ख्यालात पर, अपने आइडियाज़ पर, जो कुछ आप पेश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वज़न हम उसमें
पैदा कर सकेंगे। तो क्रिटिसिज्म जो है, पेपर लिखने वाले को पता होता है कि इसमें कहाँ कमजोरी है, दूसरे को शायद नहीं पता लगता, सुपरवाइजर को भी कभी कभी नहीं लगता, लेकिन लिखने वाले को, रिसर्चर को जरूर पता होता है कहाँ कमजोरी है। एकेडमिक ऑनेस्टी का तकाजा ये है, और हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के सामने जवाब दें, उसका तकाजा ये है कि उस कमजोरी को आप छुपाए नहीं, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें और अपने साथियों से, दूसरे लोगों से बहुत सख्ती से क्रिटिसिज्म को इनवाइट करें। आप उनको दावत दें कि आप इसको देखिए, कहाँ उसको और ज़्यादा सख्ती के साथ उस पर तनकीद हो सकती है। तो जितनी सख्ती के साथ, जितनी बारीक छलनी से आप अपनी तहकीक को गुजारने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतरीन नतीजा आपको मिलेगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और वो रिसर्च जो है वो इंशाअल्लाह लोगों के लिए भी ज़्यादा मुफीद होगी। रिसर्च में वॉल्यूम से ज़्यादा, वॉल्यूम की ज़्यादा अहमियत नहीं है कि आप कितनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कितनी मालूमात जमा कर रहे हैं, आपकी थीसिस कितने पेज की है। बहुत ज़्यादा पेज की थीसिस कोई बहुत अच्छी और ज़रूरी नहीं है, बल्कि अक्सर अच्छी नहीं होती। उसमें डेप्थ तलाश कीजिए, डेप्थ पैदा करने की कोशिश कीजिए। वॉल्यूम से ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है। समंदर में जितना सतह पर रहेंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। समंदर में जितना गहरा जाएंगे और तह तक जाएंगे तभी आपको लालो गौहर मिल सकेंगे। समंदर की तह तक पहुंचे बगैर लालो गौहर आपको नहीं मिल सकते। यही मिसाल रिसर्च की है। मेरा जो फील्ड है उसमें एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, उनका नाम था C.E. शैनन। कम्युनिकेशन के वो फादर कहे जाते हैं, उनकी आइडियाज़ पर ही कम्युनिकेशन थ्योरीज बनी हैं। यहाँ जो उनका जिक्र करने का मंशा ये है, उनकी PhD थीसिस जो थी वो 8 पेज का एक पेपर था। 8 सफ़े पर मुश्तमिल एक रिसर्च पेपर पर उनको PhD अवार्ड हुआ। बहुत पुरानी बात नहीं है, उनका इंतकाल अभी 20-25 साल पहले ही हुआ है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, डेप्थ इज इंपॉर्टेंट। एक और बात, हार्ड वर्क, मेहनत, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम कितने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, वो तो अल्लाह की अता करदा है, लेकिन आप कितनी मेहनत करते हैं इस पर इन्हिसार है कि अल्लाह ताला कितनी बरकत देगा आपको। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द हार्ड वर्क, बल्कि मेहनत को बढ़ाकर आप अपने ज़हानत की कमी को भी किसी दर्जे में कंपनसेट कर सकते हैं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत जीनियस और ज़हीन आदमी से भी ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकता है। हाँ, अगर ज़हानत और मेहनत दोनों मिल जाए तो फिर नताइज और ज़्यादा बेहतर आते हैं। ज़ाहिर ज़हानत हमारे इख्तियार की चीज़ नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे इख्तियार की चीज़ है। इसलिए हार्ड वर्क, मेरे उस्ताद IIT कानपुर में अक्सर ये बात कहा करते थे, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बचना चाहता है मेहनत से, समझिए वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, चाहे वो कितना ही ज़हीन हो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, कई आयतें पढ़ी हैं, उसमें आखिर में एक जो आयत पढ़ी मैंने, वो वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द। अल्लाह ताला सूरह राद 13 नंबर की सूरत है,
उसमें आयत नंबर 17 है, उसमें मिसाल दी अल्लाह ताला ने और फिर कहा है कि जो चीज़ इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है, वो ही ज़मीन में ठहरती है, उसी को दवाम है। यानी इससे एक और उसूल निकलता है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा मुफीद होगी वो उतनी ज़्यादा देर ठहरेगी। जो चीज़ जितने ज़्यादा लोगों के लिए मुफीद होगी वो उतनी ज़्यादा देर उसको याद किया जाएगा। तो हम यहाँ तारीख़ और हिस्ट्री की स्टडी और उस पर रिसर्च की बात कर रहे हैं, और आप में से बहुत से लोग इस मैदान में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ना, उस पर रिसर्च करना, ये बहुत अहम काम है, ज़रूरी है। लेकिन इस उम्मत को और आपको भेजा गया है, पैदा किया गया है तारीख़ बनाने के लिए। आप तारीख़ साज हैं, तारीख़ बनाना असल हमारा काम है। ये भी अहम है, मैं इसकी अहमियत को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा असल मकाम ये है कि हम तारीख़ बनाए लोगों। अब आपने देखा मेडिवल पीरियड की पेपर्स यहाँ पर पढ़े गए तो तकरीबन 700 साल क्या क्या हुआ होगा, कितनी मेहनतें हुई होगी, उसको एक पेपर में उसका ज़रा सा एक जिक्र आता है। लेकिन जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहम होगी उसका जिक्र उतनी ज़्यादा देर तक किया जाएगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा लोगों के लिए मुफीद होगी वो उतनी ज़्यादा देर तक उसको याद किया जाएगा। तो ये चंद उसूल हमारे नौजवान दोस्तों के लिए, और मुझे खुशी है कि हमारी बहनें और बेटियां भी इसमें शरीक रहीं काफ़ी। इस तादाद को और बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी कौम, किसी मुल्क, किसी गिरोह की अगर उसके दुनिया पे कितने असरात पैदा होंगे या वो दुनिया पर कितना असर डाल सकते हैं, उसको नापने के कई पैमाने हैं, मगर एक पैमाना ये भी है कि उस गिरोह में, उस तबके में रिसर्च और तहकीक को कितनी अहमियत दी जा रही है। वहाँ रिसर्च और तहकीक का काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इसको मैथमेटिक्स में आप कन्वर्ट करें तो 1 लाख लोगों पर कितने पीएचडी स्कॉलर्स उस ग्रुप में पाए जाते हैं। इस पहलू से अगर आप जायज़ा लें तो बहैसियत मुल्क, हमारा मुल्क बहुत पीछे है, और अगर उम्मत की हैसियत में जायज़ा लें तो हम और भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल में हैं। तो दुनिया को रहनुमाई करने के लिए, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए और दुनिया की इस्लाह करने के लिए जिस मकसद के लिए आप हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि इस मैदान में भी, रिसर्च और तहकीक के मैदान में, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करें और इस रेशो और शरह को भी हम बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने पेपर्स के कंटेंट पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की है और उसकी ज़रूरत भी शायद नहीं है। मुख्तलिफ़ पहलुओं से जायज़ा लिया गया कि इस दौरान इकॉनमी कैसी रही, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या रहा, इल्मी मैदान में, कल्चर में, फ़ाइन आर्ट्स में, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में, जस्टिस के सिस्टम में, डिफेंस के सिस्टम में, एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ों में क्या क्या हुआ, क्या कोशिशें हुई और कितने नुमाया कंट्रीब्यूशंस रहे, उस पर आपने मुख्तलिफ़ पेपर्स में आपने देखा। लेकिन एक बात कहते मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, और वो ये, जैसे कि इस पीरियड में जिन लोगों का हम जायज़ा ले रहे हैं उनका ताल्लुक़ एक ख़ास अक़ीदे और फ़ेथ से है, और उस अक़ीदे और फ़ेथ में जो बुनियादी वैल्यूज़ और उसूल हैं, वो बुनियादी वैल्यूज़ और उसूल उनके तमाम कामों में
उसको मॉनिटर करते हैं, उनके तमाम कामों में उनको इंस्पायर करते हैं, उसकी डायरेक्शन तय करते हैं, वो वैल्यूज़, वो इथोज़, और उन वैल्यूज़ और इथोज़ की वजह से ही वो चीज़ें आप देख रहे हैं। इस्लाम की जो बुनियादी वैल्यू जस्टिस है, इक्वलिटी है, बराबरी, ह्यूमन डिग्निटी है, एक दूसरे का अदब और एहतराम है, दूसरे फेथ के लोगों के साथ आपका डायलॉग है, रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग है, जिसको आज लोग साइंटिफिक कहते हैं, असल में वो इस्लामिक थिंकिंग है। कुरान जिसकी तरफ बार बार तवज्जो दिलाता है। फिर इल्म नाफे, वो इल्म, वो नॉलेज जो लोगों के लिए मुफीद हो, उस पर तवज्जो की जाए, लोगों के मसाइल और प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, इंसानों की खिदमत जो हमारे अकीदे और हमारे इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है, उसको सामने रखकर काम करने की कोशिश की जाए। तो इन वैल्यूज़ और इथोज़ की वजह से आप देखेंगे इस पूरे पीरियड में आपको जो नुमाया कंट्रीब्यूशन नज़र आएगा, उसमें वो इस्लामिक जो वैल्यूज़ और गाइडेंस और तालीमात हैं वो नज़र आएंगी। उलूम और फ़नून जो हैं, फ़ाइन आर्ट्स जो हैं, कैलीग्राफी है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये एक्सेलेंस जिसको एहसान कहा गया है अरबी में, कुरान में, कि आप किसी काम को इस तरह करें कि उसमें एक्सेलेंस पैदा करें, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें। तो मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए, उसमें बरकत अता फरमाए और उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। और हमारे तमाम कंट्रीब्यूटर्स को, स्कॉलर्स को जिन्होंने यहाँ पेपर पेश किए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। और आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।